नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द एडुकेटर्स क्लब में। साथियों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप होता है, उस प्रारूप के प्रत्येक बिंदु कौन कौन से होते हैं और उन बिंदुओं के अंदर कौन कौन से काम आपको करने होते हैं। तो आज हम शिक्षण योजना के विस्तृत प्रारूप को ध्यान में रखते हुए कक्षा 4 के हमारा परिवेश विषय से जुड़े हुए वाष्पन प्रकरण पर एक शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे। तो आइए देखते हैं शिक्षण योजना का निर्माण किस तरह से किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, विस्तृत प्रारूप में आपने देखा था, शिक्षण योजना के पहले बिंदु में, पहले चरण में आप लिखते हैं दैनिक पूर्तियाँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिनांक, जो भी दिनांक, जिस भी दिनांक को आप पढ़ाने जाते हैं वो लिखेंगे। कक्षा आप 4 लिखेंगे। विषय होगा हमारा परिवेश और समय तकरीबन 35 से 40 मिनट का। अब यहाँ पर पहला बिंदु होगा चयनित लर्निंग आउटकम। तो इस प्रकरण के लिए चयनित लर्निंग आउटकम होगा बच्चे वाष्पन को उदाहरण सहित समझा सकते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि जब हम शिक्षण कार्य कर लेंगे तो हमारे बच्चे इतने सक्षम होंगे कि वे वाष्पन को समझा सकेंगे और वाष्पन से जुड़े हुए उदाहरण भी बता सकेंगे। तो आपका चयनित लर्निंग आउटकम हुआ बच्चे वाष्पन को उदाहरण सहित समझा सकेंगे। इसके बाद दूसरा बिंदु होता है आपका पाठ, प्रकरण अथवा इकाई, जिसका उपयोग आप चयनित लर्निंग आउटकम के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाठ है आपका वाष्पन और संघनन और प्रकरण है आपका वाष्पन। अगला बिंदु होता है शिक्षण अधिगम सामग्री या आवश्यक संसाधन। तो यहाँ पर मैंने चुना है अपने पाठ के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में 2 छोटी प्याली, 1 बीकर, 1 प्लेट, 2 समान आयतन की शीशियाँ, 2 सूती पतली रुमाल और 1 बैटरी फैन या टेबल फैन। इनका उपयोग करके हम बच्चों के सामने वाष्पन की प्रक्रिया को समझाएंगे और वाष्पन से संबंधी समस्त तथ्यों को उनके समक्ष हम उजागर करेंगे। वैसे तो आप शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कक्षा के समय में करते हैं, लेकिन इस पाठ्य योजना में चूंकि हमें वाष्पन को समझाना है और वाष्पन की घटना को एक मीजरेबल पॉइंट तक घटित होने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ जो हमारी सहायक सामग्री है उसका उपयोग हम प्रार्थना सभा के बाद ही करेंगे। शिक्षक प्रार्थना सभा के तुरंत बाद कक्षा 4 के बच्चों को बुलाएगा और उन्हें जो 2 समान आयतन की शीशियां हैं उन शीशियों से माप करके पानी को दोनों छोटी प्यालियों में, प्लेट में और बीकर में डालने को कहेगा। साथ ही साथ ये भी निर्देश देगा कि एक प्याली को छांव में रख दिया जाए और दूसरी प्याली को धूप में, प्लेट और बीकर को भी धूप में रख दिया जाए। यहाँ हम बच्चों को ये समझा देंगे कि बच्चों, इन चीज़ों का उपयोग हम हमारा परिवेश की कक्षा में आज करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इनका उपयोग हम कैसे कर पाते हैं। अब हम आते हैं शिक्षण योजना के सबसे प्रमुख बिंदु पर, यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं या गतिविधियां कौन कौन सी होंगी। तो जैसा कि आपने विस्तृत प्रारूप में देखा था, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के अंतर्गत पहला चरण होता है शिक्षण के आरंभ में। शिक्षण के आरंभ में वहाँ पर आपने जाना था कि हम कुछ इस तरह के प्रश्न करेंगे जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़े होकर के चयनित लर्निंग आउटकम तक उनको ले जाते हों, अथवा हम कुछ ऐसी रोचक प्रस्तावना करेंगे जो बच्चों को पूर्व ज्ञान से लेकर के उस लर्निंग आउटकम तक ले आते हों। तो यहाँ पर मैंने चुना है एक रोचक प्रस्तावना। उस प्रस्तावना को करने के लिए एक प्रश्न है। वो प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक धोती को धोकर सुखाने के लिए फैलाता है तो उस धोती को सूखने में 1 घंटे लगते हैं। अगर वह वैसी ही 5 धोतियों को धोकर एक साथ सूखने के लिए फैलाए तो सूखने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर हमारे बच्चे उस प्रश्न का जवाब सोचेंगे। जवाब कुछ भी हो, लेकिन बच्चों ने सोचना प्रारंभ कर दिया है, रोचकता आ गई है। बच्चे अपनी समझ के हिसाब से जवाब देंगे और जवाब देने के बाद फिर हम कुछ प्रश्न कर सकते हैं बच्चों से कि आखिर धोती सूख क्यों जाती है, या फिर अगर धोती को फैलाया ना जाए तो धोती जल्दी सूखेगी या देर में सूखेगी। इन सभी प्रश्नों के माध्यम से हम यह स्पष्ट करेंगे
या बच्चे इस तथ्य तक पहुँचेंगे कि पानी वहाँ से उड़ जाता है। पानी के उड़ने की क्रिया को बच्चे यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि आपने वहाँ पर विस्तृत प्रारूप के अंतर्गत देखा था कि इस चरण के लिए हमारे पास समय होता है 5 मिनट का। तो इस 5 मिनट के अंतर्गत ये प्रश्नोत्तर करते हुए हम बच्चों के मन में ये तथ्य स्थापित कर देंगे कि पानी उड़ जाता है, इस कारण से कोई भी चीज़ सूख जाती है। यहाँ पर आकलन भी करना है और आकलन के काम हमारे वो प्रश्नोत्तर ही आ रहे हैं जिनको हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है बच्चों को रोचक प्रस्तावना के लिए। अब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दूसरे चरण की ओर हम लोग चलते हैं, जिसको हम कहते हैं शिक्षण के दौरान। अब यहाँ पर काम आएंगे हमारे वो शिक्षण अधिगम की सामग्री जिनको कि हमने प्रार्थना सभा के तुरंत बाद बच्चों से धूप में अथवा छांव में रखवा दिया था। अब यहाँ पर हम एक एक करके 3 गतिविधियाँ करने वाले हैं। सबसे पहले हम बच्चों से धूप में और छांव में रखी हुई दोनों प्यालियों को लेकर आने को कहेंगे। अब बच्चों को यह कहेंगे कि फिर से उन 2 शीशियों में इन दोनों प्यालियों के पानी को वापस डाल दिया जाए और ये देखा जाए, इस बात का अवलोकन किया जाए कि किस प्याली का पानी ज़्यादा कम हुआ था। अब बच्चे सूक्ष्मता से अवलोकन करेंगे। इस अवलोकन में शिक्षक उनकी सहायता भी करेंगे और सहायता करते हुए कुछ प्रश्न भी करेंगे, जैसे किस प्याली का पानी ज़्यादा उड़ गया, धूप में रखी हुई प्याली का पानी ज़्यादा क्यों उड़ गया। बच्चे अपनी समझ से जवाब देंगे और उनके जवाब को ध्यान में रखते हुए हम इस तथ्य तक बच्चों को ले जाएंगे कि अधिक ताप में पानी ज़्यादा मात्रा में उड़ जाता है। अब हम दूसरी गतिविधि के लिए बच्चों से धूप में रखे हुए बीकर और प्लेट को लाने को कहेंगे। धूप में रखे हुए बीकर और प्लेट के पानी को फिर से हम उन्हीं शीशियों में पलटने को कहेंगे। बच्चे सूक्ष्मता से इन चीज़ों का अवलोकन करते रहेंगे। अब हम यहाँ पर बच्चों से फिर कुछ प्रश्न कर सकते हैं कि कौन से पात्र का पानी ज़्यादा कम हुआ। बच्चे जवाब दे सकते हैं, जैसा कि वो देख रहे हैं कि प्लेट में रखा हुआ पानी कम हुआ है। फिर हम प्रश्न कर सकते हैं कि प्लेट में रखा हुआ पानी ही ज़्यादा क्यों कम हुआ। बच्चे जवाब देंगे या नहीं दे पाएंगे। वहाँ पर फिर हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि किस पात्र का मुंह ज़्यादा बड़ा था, यानी किस पात्र की सतह ज़्यादा बड़ी है। बच्चे जवाब देंगे। फिर इन्हीं प्रश्न उत्तर की सहायता से हम बच्चों के समक्ष इस तथ्य को प्रस्तुत करेंगे कि जिस पात्र का सतह ज़्यादा होगा वहाँ से पानी ज़्यादा मात्रा में उड़ जाएगा। अब शिक्षक तीसरी गतिविधि के लिए अपने पास रखी हुई दोनों रुमालों को पानी से भिगाएगा। एक रुमाल को बैटरी फैन या टेबल फैन जो भी उपलब्ध है उसके सामने सुखाएगा और दूसरे रुमाल को यूं ही सूखने के लिए रख दिया जाएगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम दोनों रुमालों को फिर इकट्ठा करेंगे और बच्चों से उसका अवलोकन करने को कहेंगे और फिर से प्रश्न कर सकते हैं कि कौन सी रुमाल ज़्यादा सूख गई है, पंखे के सामने रखी हुई रुमाल ज़्यादा क्यों सूख गई है। इस तरह से बच्चों से प्रश्न उत्तर करते हुए हम यह तथ्य स्थापित करेंगे कि अधिक हवा या तेज हवा में पानी ज़्यादा तेजी से उड़ जाता है। यहाँ आपने देखा कि शिक्षण के दौरान हमने 3 गतिविधियाँ कराई। इन 3 गतिविधियों को कराने के लिए हमारे पास अधिकतम समय होगा 20 से 25 मिनट का। 20 से 25 मिनट के बीच में इन तीनों गतिविधियों को हमको कराना है। साथ ही साथ हर चरण में आकलन हमको करना है, तो यहाँ पर भी हम बच्चों का आकलन करते रहेंगे। यहाँ पर आकलन हम कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे कि बच्चे किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हम जो भी गतिविधि करा रहे हैं उसमें वो किस तरह की सहभागिता कर रहे हैं। शिक्षण की गतिविधियों से जुड़ा हुआ आखिरी चरण है शिक्षण के अंत में। जैसा कि आप जानते हैं शिक्षण के अंत में हमको करना होता है आकलन तथा समेकन। तो सबसे पहले हम करेंगे समेकन। समेकन करने के लिए शिक्षक बच्चों से बातचीत करते हुए यह तथ्य स्थापित करेगा कि पानी का भाप बनकर उड़ जाना ही वास्तव में वाष्पन की क्रिया कहलाता है। साथ ही साथ समेकन यह भी होगा कि तेज धूप अथवा अधिक ताप में पानी ज़्यादा तेजी से उड़ता है, यानी वाष्पन ज़्यादा तेजी से होता है। जिस पात्र की सतह बड़ी होती है यानी बड़े सतह से ज़्यादा तेजी से वाष्पन होता है और साथ ही साथ तेज हवा में अधिक वाष्पन होता है। इस तरह का समेकन करने के उपरांत हमको करना होगा आकलन।
आकलन के लिए हम कुछ प्रश्न कर सकते हैं बच्चों से। जैसे हम प्रश्न कर सकते हैं कि बच्चों ये बताओ, तालाब से ज़्यादा पानी उड़ेगा या कुएं से ज़्यादा पानी उड़ेगा। या इस तरह भी प्रश्न कर सकते हैं कि बच्चों ये बताओ कि तेज़ आंधी चल रही हो तब कोई चीज़ जल्दी सूख जाएगी या हवा नहीं चल रही हो तब कोई चीज़ जल्दी सूख जाएगी। या हम ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि बच्चों यह बताओ कि किसी भी चीज़ को जब हम फैला देते हैं तो वह क्यों सूख जाता है। इस तरह से आकलन कर लेंगे कि बच्चों को वाष्पन का तथ्य स्पष्ट हो चुका है अथवा नहीं, साथ ही साथ बच्चे वाष्पन के उदाहरण को समझ पा रहे हैं अथवा नहीं। यहाँ पर एक तीसरा भी काम होता है हमारे पास, बच्चों का पुनर्बलन, यानी जिन बच्चों ने अच्छा काम किया, अच्छी सहभागिता कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, उनको पुनर्बलन भी देना है और साथ ही साथ फीडबैक भी लेना है कि हमने बच्चों के साथ जो काम किया उसका फ़ायदा बच्चों को मिला अथवा नहीं मिला। यहाँ पर भी आप जानते हैं कि कुल समय होता है 10 मिनट का। 10 मिनट के समय के लिए पहला खंड समेकन था जिसके लिए आप 3 मिनट समय ले सकते हैं। दूसरा खंड आकलन का है जिसके लिए 4 मिनट का समय ले सकते हैं और फीडबैक या पुनर्बलन के लिए 3 मिनट का समय होता है। यहाँ पर आकलन करने के लिए आप बच्चों की प्रतिक्रिया अथवा प्रश्नोत्तर के जरिए बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अब अगला चरण है शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रदत्त गृह कार्य। जैसा कि मैं आपको पहले विस्तृत प्रारूप के अंतर्गत बता चुका हूं कि गृह कार्य के अंदर हम ऐसे प्रश्न शामिल करें जो सीखे हुए ज्ञान का एप्लीकेशन आसानी से कर पाएँ या एप्लीकेशन के लेवल तक ले जा पाएँ। तो यहाँ हम बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं कि बच्चे अपने घर से, अपने आसपास के परिवेश से ऐसी घटनाओं या ऐसे क्रियाकलापों को नोट करके ले आएं जहां उन्होंने वाष्पन की घटना को होते हुए महसूस किया हो। और अंत में अगला और आखिरी चरण होता है आगामी कार्य योजना। शिक्षक की आगामी कार्य योजना क्या होगी, यह निर्भर करता है शिक्षक द्वारा प्राप्त फीडबैक और आकलन के आधार पर शिक्षक यह सोचेगा कि अगली कार्य योजना, अगली शिक्षण योजना वह किस तरह की बनाएगा। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल द एडुकेटर्स क्लब से, क्योंकि हम समय समय पर अलग अलग विषयों और कक्षाओं से जुड़े हुए प्रकरणों पर इसी तरह से शिक्षण योजना का प्रारूप आपके बीच में लेकर आते रहेंगे और आपसे साझा करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी करें।